नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इंग्लिश गुरु क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि अपने टॉपिक चल रहा है टेंस, और टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग है सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस, उसको पिछले दो वीडियोज़ के माध्यम से डिटेल में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपने वो वीडियोज़ अच्छे से देखे होंगे, और अगर देखा है तो देखने के बाद शेयर भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाएं, ताकि अपना जो चैनल है वो और मजबूत हो और ग्रो करे, और आप तक हर टॉपिक है वो मैं स्मार्ट तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, कि ताकि आपको और कहीं इंग्लिश के लिए भटकना नहीं पड़े। तो इससे आपसे अपेक्षा रहेगी कि जो वीडियोज आप तक पहुंच रहे हैं उनको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का जो अपना टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहले तो देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपने इसको शॉर्ट में लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, क्योंकि किसी भी चीज का प्रयोग समझना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में प्रयोग होता है। वो समझने के बाद ही हम इसके पूरी डिटेल से आगे समझते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग जब किसी कार्य के बारे में बात होती है तब वह कार्य लगातार चल रहा होता है। यानी जिस भी कार्य के बारे में बात करते हैं तब भी वो कार्य प्रगतिशील होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये इसकी पहचान होगी कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो इसके साथ मैं बोल रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ इस टेंस के बारे में। तो ये कंटिन्यूस, मैं इस टेंस की बात कर रहा हूँ, तो अभी जिस बात कर रहा हूँ तब इसलिए पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, जैसे इसमें की पहचान भी लिखेंगे कि हिंदी वाक्यों की पहचान इसकी पहचान कैसे करेंगे, उसका अर्थ निकालने पर उसका हिंदी में अर्थ होता है कार्य चल रहा है, रही है, या रहे हैं आदि शब्द आते हैं। यानी कार्य के बारे में बात होती है तब रहा है या रही है या रहे हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। अब देखिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में विशेषकर जो हेल्पिंग वर्ब है उनका महत्व है। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का ही, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी जो मेन जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है इज, आर, एम। ये इज, आर, एम इसकी मुख्य जो हेल्पिंग वर्ब होती है। और मेन वर्ब को देखेंगे तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, ध्यान से देखें। इसका प्रयोग ही, सी, इट,
नेम और सिंगुलर नाउन यानी एक वचन की जो संज्ञा है उनके लिए इनका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। ही सी इट, किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो नेम, और सिंगुलर नाउन एस एन का मतलब है सिंगुलर नाउन आ गई है तो वहाँ इज का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। दूसरा आर है तो आर का प्रयोग वी यू दे और प्लूरल नाउन, कैसी नाउन, प्लूरल नाउन है तो वहाँ यानी बहुवचन संज्ञा आई है तो वहाँ पर आर का प्रयोग होगा। और एम का प्रयोग है वो आई, आई के लिए एम का प्रयोग होता है। तो इज का अर्थ है क्या है, शॉर्ट में यहाँ आपको बता दूं, इज का मतलब, इज का अर्थ है और आर का अर्थ है। देखिए अंतर है और है में, इसके पास है के पास बिंदी है तो इसको है पढ़ेंगे और एम का अर्थ है ये ध्यान रखें। एज आर एम और इनका प्रयोग, एज का प्रयोग इनके साथ होता है, आर का प्रयोग इनके साथ होता है, एम का प्रयोग आई के साथ होता है। ये अपन को ध्यान पूर्वक देखना है। अब देखते हैं अपन कि सेंटेंस है वो चारों प्रकार के जो वाक्य है उन वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से आते हैं। एम का अर्थ है हूँ और इसका प्रयोग आई के लिए होता है। अब देखते हैं चारों प्रकार से जो वाक्य है उनमें एक एक करके इनके जो वाक्य है उनका प्रयोग करेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को लिख के देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि वाक्य का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको वी फोर्थ भी कह सकते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म भी कह सकते हैं, या जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो भी कह सकते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट के अनुसार इज आर और एम का प्रयोग होता है। ऊपर मैंने बता दिया है, अगर ये है सब्जेक्ट है, ये है तो इसका होगा प्रयोग, और ये है तो आर का प्रयोग होगा, और अगर आई है तो एम का प्रयोग होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसके अपना वाक्य लिखें। तो जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो सब्जेक्ट आई है, इस अनुसार से हेल्पिंग वर्ब एम आई है और वर्ब है प्ले, इसके साथ आई एन जी जुड़ गया तो प्लेइंग हो गया। इसका अर्थ है मैं खेल रहा हूँ। इसको अगर लिखे तो इसका अर्थ होगा मैं खेल रहा हूँ, ये इसका हो जाएगा, हिंदी अर्थ हो जाएगा। आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ही
इज प्लेइंग फुटबॉल। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वह फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद। देखिए, ही है इसलिए इज आया है, ऊपर भी मैंने बता दिया है कि इसका प्रयोग किन के लिए होता है। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन है, तो ये ही है, ही आ गया है। इस वजह से जो इज का प्रयोग हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इज है, इसका प्रयोग हुआ है। दूसरा देखें तो इसका वाक्य, दे आर watching TV, वे टीवी देख रहे हैं, वे टीवी देख रहे हैं। इसका ये हिंदी अनुवाद हो गया। तो ये हो गए अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार अपने एम का प्रयोग किया, इज का प्रयोग किया और आर का प्रयोग किया है। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगा, तीनों के अंदर प्लेइंग है और वॉचिंग। इसी प्रकार अगर इनको अफर्मेटिव से नेगेटिव में बनाना हो, अफर्मेटिव से वाक्य को नेगेटिव बनाना हो, तो नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाने हैं तो क्या करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगता है, ये ध्यान रखें। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, तो इन्हीं वाक्यों को अगर बनाएं तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका हो जाएगा आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नॉट प्लेइंग क्रिकेट। देखिए क्रिकेट की स्पेलिंग ध्यान रखें, CRICKET क्रिकेट, और अगर क्रिकेट के पीछे कभी भूल से भी एस लगा दिया तो क्रिकेट्स हो जाएगा, और क्रिकेट्स का अर्थ होता है झींगा मछली। तो ध्यान रखें, कभी भी एस नहीं लगाएं। दूसरा जो वाक्य है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, इसको अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो हो जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका नकारात्मक हो गया, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इसमें वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ठीक है, नहीं आ जाएगा, मैं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, वह फुटबॉल खेल रहा है, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। और नेक्स्ट, दे आर वॉचिंग टीवी, तो इसका नकारात्मक हो जाएगा दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, ये ध्यान रखें। तो ये अपने जो अफर्मेटिव वाक्य थे उनको हमने नेगेटिव में बदल दिया। फिर देखते हैं कि अगर इनको इंट्रोगेटिव में बदलना है, क्योंकि अपन ने देखा था वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, तो अपन चारों का एक एक करके स्ट्रक्चर और उनका
जो रूप है और उनका हिंदी अनुवाद है वो आपके सामने रखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और विशेषकर जो इसके स्ट्रक्चर है वाक्यों के उनको ध्यान रखें, उनको अच्छे से याद कर ले और फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा इसका तुलनात्मक रूप से चौथा जो वाक्य है वो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। तो देखिए जो इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं उनको अपन सबसे पहले देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर ध्यान रखें हमेशा, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में एचवी लिखेंगे, हेल्पिंग एचवी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वाक्य को जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब है उसमें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और अगर WH वर्ड है तो वो WH वर्ड पहले आएगा। WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों है तो WH वर्ड वो पहले आएगा, और WH वर्ड नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट। तो अपन देखते हैं जो अपना पहला वाक्य था आई एम प्लेइंग क्रिकेट, उसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब MI प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। MI प्लेइंग क्रिकेट, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। और क्वेश्चन मार्क, ये इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। दूसरा जो अपने पास वाक्य था कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज, तो उसमें इज हेल्पिंग वर्ब थी तो इज पहले आ जाएगा, इज फिर सब्जेक्ट ही, प्लेइंग फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क। इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क। और जो तीसरा वाक्य था कि दे आर वॉचिंग टीवी, दे आर, तो उसमें आर हेल्पिंग वर्ब था तो आर को पहले रखेंगे, आर फिर सब्जेक्ट, आर दे वॉचिंग
टीवी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्या वे टीवी देख रहे हैं, हिंदी अनुवाद हो जाएगा क्या वे टीवी देख रहे हैं। अब देखिए इनको ही अपन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इनको चौथा जो वाक्य का रूप है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है वाक्य के स्ट्रक्चर को याद रखना और स्ट्रक्चर के अनुसार ही वाक्य आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस वाक्य का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो आइए चलते हैं, इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एम है, तो एम को रखेंगे एम, फिर सब्जेक्ट एम आई नॉट। देखिए इसके अनुसार ही चलना है आपको, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट और फिर प्लेइंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग का प्लेइंग और फिर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखें, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग, तो उसमें इज हेल्पिंग वर्ब थी, सबसे पहले आएगी इज, ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और नेक्स्ट है दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब है वो आर थी, तो आर सबसे पहले आएगा आर, फिर सब्जेक्ट दे, आर दे नॉट, नेगेटिव बना रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आर दे नॉट वॉचिंग टीवी। तो अब इसमें अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करें तो ये ध्यान रखें, इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी इज नॉट, इज के साथ अगर नॉट लगाए तो इज नॉट और आर नॉट, इज नॉट का हो जाता है इजंट और आर नॉट का हो जाता है आरंट। तो आप ये अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो ये दोनों जो नॉट है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ पहले आ जाता है इन्हीं वाक्यों में अगर प्रयोग करें। और दूसरा है एम नॉट, हालांकि जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो इसकी ऑथेंटिक फॉर्म नहीं है, लेकिन फॉर्मल रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एम नॉट, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगी आइंट, क्या हो जाएगी आइंट, लेकिन ये फॉर्मल है, मॉडर्न इंग्लिश में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी जगह आई अगर आ गया सब्जेक्ट है
तो वहाँ पर भी आरंट का प्रयोग ही किया जाएगा। जैसे इसी को अगर लिखें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के रूप में तो आई एम नॉट का हो जाएगा आरंट आई प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। तो आई के साथ एम है, लेकिन ये जो है आइंट है ये ऑथेंटिक इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में आरंट का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाक्य है ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इजंट ही प्लेइंग फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क। सेम अर्थ है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आर कॉन्ट्रैक्टिव ग्रुप में आ जाता है। उसी प्रकार आर का तो है ही आरंट, तीसरा वाक्य जो अपने पास था आरंट है उसका तो है ही आरंट, इसका हो जाएगा आरंट दी वॉचिंग टीवी और क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके सामने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसको बेसिक से लेकर पूरा समझाने का प्रयास किया, तो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज इसका जो वेरियस सिचुएशन में प्रयोग है वो भी साथ में समझा देते हैं, क्योंकि फिर ये ज़्यादा हो जाएगा वीडियो लंबा, इसलिए इतना ही रखें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। थैंक यू।